मुकदमे के कारण और वो बढ़ते हुए बोझ के कारण ये समस्याएं आने लगी। क्या क्या आती अभी मुकदमे, क्या क्या पक्षकारों के बीच प्रतिस्पर्धा। पक्षकार कौन हो सकते? स्ट्रेंजर जरूरी नहीं कि स्ट्रेंजर हो। सिविल मामलों में, प्रॉपर्टी इश्यू में, तमाम मामलों में जरूरी नहीं कि पक्षकार स्ट्रेंजर हो, वो खानदान के दो सगे भाई हो सकते हैं। मुकदमा तो कोर्टों में चल रहा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, मुकदमे में हारेगा एक जीतेगा, और मुकदमे का बोझ इतना लगा हुआ है कि न्याय मिल ही नहीं रहा है। इस बोझ के कारण व्यय किसका? सबका, केवल पक्षकार का नहीं, पूरे स्टेट का व्यय है, उसमें इन्वॉल्व है पूरे स्टेट, उसका व्यय। उसके बाद न्याय में, जस्टिस में डिले होना, और जस्टिस में डिले होना इट इज द रॉन्ग, वेरी लूज पोल ऑफ द जस्टिस। जस्टिस का डिले होना जस्टिस को फेल्योर कर रहा है, और जब जस्टिस ही फेल्योर कर गया, ऑब्जेक्ट ऑफ जस्टिस न्याय ही विफल कर गया, तो फिर इस मुकदमे के निस्तारण का कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए एक नया विकल्प, नई कोशिश, नई पहल की गई, जिसका नाम दिया गया इडियाल, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, अनुकल्पी विवाद प्रणाली व्यवस्था। अनुकल्पी, इसका मतलब क्या है? विकल्प ढूंढना। किसका? अनुकल्पी विकल्प ढूंढना। किसका? विवाद का। किसका? विवाद का, डिस्प्यूट का। और अल्टरनेट, अनुकल्पी विवाद प्रणाली, उसके लिए उस विवाद को हल करने के लिए विकल्प ढूंढना। कौन सा विकल्प ढूंढोगे भाई? विकल्प ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई? विवाद को हल करने का विकल्प तो बना हुआ है। क्या है? कोई भी मुकदमा, कोई भी फैक्ट, कोई भी राइट, कोई भी क्राइम, कोई भी रॉन्ग अगर होता है तो आप कहां जाते हो? न्यायपालिका। तो अगर ये वर्ड आ गया कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम अगर क्रिएट करना है, तो जब तुम्हारे पास न्यायपालिका है तो फिर क्या सोचना था, यही सोचना था कि न्यायपालिका से हट करके एक विकल्प ढूंढना। तो न्यायपालिका में अगर जब तुम चले गए तो तुम्हें इस बात का अधिकार नहीं है कि तुम ये कह सको कि मैं मुकदमा लड़ना नहीं चाहता। क्राइम केस में तुमने देख लिया, और हमने कहा कि वहां अगर तुमको हटना है तो सीआरपीसी की कुछ धाराओं के तहत आपको वहां से एक्सरसाइज करना होगा। तो अब अनुकल्पी विवाद इसका मतलब न्यायालय से हट करके विवाद को हल करना। तो अगर न्यायालय से हट करके विवाद हल करोगे तो क्या न्यायालय का हस्तक्षेप जब उसमें रहेगा तो अपने मन से कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तब वहां पे इस व्यवस्था के नाम का अगर सार निकाला जाए, इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? व्यवस्थाएं कार्यपालिका हो सकती है, विधायिकी हो सकती है, न्यायपालिकी हो सकती है। अगर ये व्यवस्था है तो व्यवस्था को एक लाइन में हम क्या कहेंगे? कौन सी व्यवस्था है? ऐच्छिक व्यवस्था या एक ऐच्छिक व्यवस्था। आवाज नहीं निकल रही। ये कैसी व्यवस्था है? ऐच्छिक। अब निकली है। ऐच्छिक व्यवस्था से आशय क्या? इच्छा। ऐच्छिक व्यवस्था का आशय क्या है? पक्षकारों की इच्छा पर, मतलब जज साहब कुछ करते रहे, जैसा कि तुमने उसे सेक्शन आर्टिकल 38 इंटरनेशनल लॉ में देखा था। इंटरनेशनल लॉ में देखा था ना कि लॉ सोर्सेस ऑफ लॉ, ये सोर्सेस से ये मामले हल किए जाएंगे, ये नियम देखे जाएंगे। लेकिन अगर पक्षकार दोनों आपस में सहमत हो गए कि साहब हम यही हल चाहते हैं, वो निर्णय निकाल ले, तो न्यायालय भी बाध्य है उसी निर्णय को मान लेने के लिए। याद आ रहा है? एक्स एको एट बनो, एक्स एको एट बनो, कि अगर दोनों पक्षकार सहमत हो गए कि हम यही फैसला कर रहे हैं तो फिर न्यायालय भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा भी लक्षण इसमें दिख रहा, जैसा कि तुम पिछले सेमेस्टर में देख चुके हो, वही था ना वहां पे। तो यहाँ भी ऐच्छिक व्यवस्था, पक्षकार ने तय कर लिया कि इस मामले को हम तय कर ले गए और हमने ये कर लिया, तो फिर न्यायालय भी कहेगा भैया मेरा भी व्यवस्था छोड़ो, मेरा भी व्यवस्था छोड़ो, मेरा भी पूजा कम करो। लेकिन ये व्यवस्था की नहीं। तो इन कारणों से विधि विशेषज्ञों को एक व्यवस्था को सोचना पड़ा कि जिस मामले को न्यायालय ने कहा। और ये चीज गौर करिएगा कि ये व्यवस्थाएं, जी व्यवस्था लीगल रूप लेकर, लीगल फ्रेम लेकर, लीगल आकृति बनाकर के आपके सामने आई है, क्या ये व्यवस्था नहीं है? ना, ये व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से मौजूद थी। जिन लोगों ने ग्रामीण परिवेश में अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताया होगा तो उन्होंने एक व्यवस्था देखी होगी, पंचायत है, सुना ना, गाँव में पंचायत है। वो क्या था? यही था। एक वर्ड आपने और सुना होगा, ओरहन। दैट इज द मोर पावर, दैट हैज द मोर पावर इन कंप्लीशन ऑफ द एफआईआर। ओरहन शब्द में एफआईआर से ज्यादा ताकत थी। एफआईआर में 323, 525, 504, 506 के लिए आप 323, 325, 504 और 506 के लिए आप यशो के पास जा रहे हैं, स्टेशन ऑफिसर के पास पहुंच रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब उनका लड़का जो नौजवान, रास्ते में 3-4 लोग खड़े थे, एक बुजुर्ग आदमी जा रहा है इस थाने में और कह रहा है उन्होंने मुझे गाली दिया साहब,
तो ये सब क्या करेंगे 323, 504, 506 में बहुत करेंगे, FIR लिख करके उनको फ्रेमिंग कर देंगे और चार्जशीट लगा देंगे, फेल हो जाएंगे खड़े खड़े। कुछ तो हुआ नहीं उसका। लेकिन उरहन शब्द में इतनी ताकत थी कि अगर गार्जियन के घर जाकर मुझे कहते कि आपका लड़का फला चौराहे पे खड़े होकर मुझे गाली दिया, तो शायद वो इतने कूटे जाते थे कि पुलिस की 3rd डिग्री कमजोर पड़ जाती थी। ये पावर थी हमारी व्यवस्था में। तो जस्ट अब लॉ एंगल पे तो हम कहेंगे कि व्यवस्था हमारे लिए बिल्कुल नई व्यवस्था है, उस हम लोग देखना शुरू करेंगे, लेकिन ये व्यवस्था हमारे लिए नई व्यवस्था नहीं है, हमारे पहले से ये मौजूद है। तो ये कारणों से एडीआर को डेवलप करने की कोशिश की गई और इसको विधिक जामा जब पहनाया गया, तो चूंकि व्यवस्था थी नहीं, तो सबसे पहले इसको विधिक जामा पहनाने का प्रयास कहाँ किया गया? सबसे पहले तो पहले हमने सारे सेक्शंस लिख रखे ये कि देखो CPC 1908, CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का सेक्शन 89 ऐड किया गया। खोल के जाके देखना किताब, वहां पे ऐड किया गया। फिर मध्यस्थम सुलह अधिनियम CPC की धारा, CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की धारा 89 में एक अमेंड किया गया और आई होप अमेंड 99 समथिंग किया गया है। 97 में हुआ था, 98 में लागू। 99 है बेटा, श्योर है 99। ये 99 में 1999 में ये अमेंड किया गया CPC की धारा 89 में, और उसमें 3 वर्ड जोड़े हैं। क्या? मामले को हल करने के लिए क्या वर्ड जोड़ेंगे बेटा? वर्ड क्या जोड़ेंगे? माध्यस्थम, सुलह, न्यायिक समझौता। कि मामले को हल कर सकते हैं, मामले को हल कर सकते हैं कैसे? माध्यस्थम से। तो माध्यस्थम में न्यायालय का क्या रोल, बात कर लेंगे। माध्यस्थम में बताया कि न्यायालय बहुत तेज अब इस्तेमाल कर रहा है माध्यस्थम का, और सबसे बड़ा प्रकरण हमने आपको बताया था बाबरी विवाद, बाबरी ढांचा विवाद में माध्यस्थम का प्रयोग किया गया था और सुलह कराने के लिए दोनों पक्षकारों के बीच आर्बिट्रेटर का प्रयोग किया गया। और आर्बिट्रेटर का नाम क्या था? बोल गए? श्री राम पांचू।